दवा लेने के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल आवागमन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हूं। आदमी ने नितिन को सामान्य लहजे में समझाया। आदमी ने नितिन को देखा और बेपरवाही से समझाते हुए आगे कहा, हाल ही में सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कुछ घटनाएं हुई हैं, इसलिए बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तुम गलत समय पर आए हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। आदमी की बात सुनकर नितिन की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। आखिर उसके पिताजी की हालत अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से कहा, मास्टर, मेरे पिताजी की स्थिति सचमुच खतरनाक है। क्या आप कृपया एक अपवाद कर सकते हैं? अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम यहीं इंतजार कर सकते हो। जहां तक अंदर जाने की बात है, मुझे नहीं पता कि कब जा पाओगे, आदमी ने अहंकार से कहा। एक पल हिचकिचाने के बाद नितिन ने तुरंत अपनी जेब से एक जरदोजी का डिब्बा निकाला और मुस्कुराते हुए आदमी को थमा दिया। धीरे से कहा, मास्टर, कृपया मुझे अंदर जाने दें। आदमी ने जरदोजी का डिब्बा स्वीकार किया, उस पर एक नजर डाली और शांत होकर कहा, मुझे इन चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है। अंदर के मास्टर को शायद ये पसंद आए। इतना कहकर आदमी ने जरदोजी का डिब्बा नितिन को वापस कर दिया। आखिरकार यह आदमी सेलेस्टियल फ्लावर वैली का कोई शिष्य नहीं था। वह केवल गेट की चौकीदारी के लिए पंजीकृत शिष्य था। उसे पैसा और इसी तरह की चीजें ज्यादा पसंद थी। नितिन की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने जल्दी से 5 लाख रुपए का एक चेक निकाला और आदमी को थमा दिया। चेक देखकर आदमी हल्का सा मुस्कुराया और उसे सीधे स्वीकार कर लिया। जब नितिन ने देखा कि आदमी ने पैसा स्वीकार कर लिया है तो उसने थोड़ी राहत महसूस की। तुम सच में गलत समय पर आए हो। घाटी के अंदर के बुजुर्ग सभी किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन चूंकि तुम समझदार लगते हो, मैं तुम्हें पहले अंदर जाने दूंगा और तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढूंगा। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर तुम अभी अंदर जाते हो तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई तुम पर ध्यान देगा, क्योंकि बुजुर्गों के पास समय ही नहीं है। क्या तुम मेरा मतलब समझते हो? आदमी ने भावहीन होकर नितिन से कहा। आदमी की बात सुनकर नितिन एक पल के लिए ठिठका और फिर हैरानी भरे लहजे में आदमी से पूछा, मास्टर, आखिर अंदर क्या हुआ है? मुझे खास तौर पर नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देना होगा कि तुम्हें दवा मिलती है या नहीं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम समझते हो? आदमी ने उदासीनता से कहा, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। नितिन ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र उस आदमी की स्थिति को देखते हुए जानता था कि उसकी बात सेलेस्टियल फ्लावर वैली तक जरूर पहुंच गई होगी। वहां के लोग अब बहुत घबराए हुए होंगे और उससे निपटने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे होंगे। तारिका को लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आदमी सीधे करणदीप के पास गया और उसे एक नोट थमाया। भावहीन होकर कहा, अगली बार जब तुम आओ तो ये चीजें लाना याद रखना। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर ऊपर देखा नितिन की ओर। नितिन ने जल्दी से एक चेक निकाला और उसे थमा दिया। उसने मुस्कुराते हुए चेक लिया और फिर मुड़कर चला गया। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, इसलिए उसे अब यहां और रुकने की जरूरत नहीं थी। आदमी ने उदासीनता से कहा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। नितिन ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र ने आदमी की स्थिति को देखा। वो जानता था कि उसकी बात सेलेस्टियल फ्लावर वैली में जरूर फैल गई होगी, इसलिए सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग अब बहुत घबराए हुए होंगे और रुद्र से निपटने का कोई रास्ता सोचना चाहते होंगे। तारिका को लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर करणदीप के पास गया और उसे एक कागज का टुकड़ा थमाया। उसने भावहीन होकर कहा, अगली बार जब तुम आओ तो ये चीजें लाना याद रखना। ठीक है, करणदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर ऊपर नितिन की ओर देखा। नितिन ने जल्दी से एक चेक निकाला और करणदीप को थमा दिया। करणदीप ने मुस्कुराते हुए चेक लिया और फिर मुड़कर चला गया। उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, इसलिए उसे यहां और रुकने की जरूरत नहीं थी। वो आदमी बिना किसी भाव के नितिन से बोला, तुम लोग मेरे साथ आओ। नितिन ने सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे पीछे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के अंदर चलने लगा। चलते हुए चंद्रपाल उन्हें समझा रहा था, अंदर जाकर कोई बखेड़ा खड़ा मत करना।
अगर तुम लोगों ने एल्डर्स को नाराज किया और तुम्हें बाहर फेंक दिया गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। नितिन ने घबराते हुए कहा, मिस्टर चंद्रपाल, आप चिंता न करें। हम इस बार दवा लेने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। दवा मिलते ही हम यहां से चले जाएंगे। चंद्रपाल ने सिर हिलाया और रुद्र व बाकी सबको अंदर ले गया। शहर के अंदर आते ही रुद्र ने देखा कि यहाँ की सारी इमारतें कॉलोनियल स्टाइल में बनी हुई थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे समय में पीछे चले गए हों। पर अंदर के लोग आधुनिक कपड़े पहने हुए थे। ये सब सेलेस्टियल फ्लावर वैली के डिसाइपल्स थे, जिनका काम जड़ी बूटियां उगाना था। सिर्फ कुछ खास डिसाइपल्स को ही एल्केमी, रसायन शास्त्र सीखने का मौका मिलता था। सेलेस्टियल फ्लावर वैली में तारिका का रुतबा कम नहीं था। वो एल्डर्स के बाद दूसरे स्थान पर थी। अगर ऐसा न होता तो शायद उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। चंद्रपाल ने पास के एक महल की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में याद दिलाया, वो महल दिख रहा है, वहीं पर वैली मास्टर रहते हैं। अभी वैली मास्टर और एल्डर्स कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उस जगह के पास बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नितिन ने चंद्रपाल से पूछा, मिस्टर चंद्रपाल, अगर हमें वैली मास्टर से एलिक्सर, संजीवनी बनवाने में मदद चाहिए हो तो क्या करना होगा? उसका सवाल सुनकर चंद्रपाल हंसे बिना नहीं रह सका और फिर गंभीर आवाज में बोला, ये सपना भी मत देखना। मैं इतने सालों से सेलेस्टियल फ्लावर वैली में हूं और मैंने वैली मास्टर को कभी कोई काम करते नहीं देखा है। वैली मास्टर तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। एल्डर से मदद मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। नितिन अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, समझ गया, और ज्यादा कुछ नहीं कहा। चंद्रपाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ठहरने की जगह ले चलता हूं। मगर उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ आया, जिसके पीछे कुछ और लोग भी थे। रास्ते में जो कोई भी उस अधेड़ आदमी को देखता वो आगे बढ़कर उसे ग्रीट करता। साफ था कि उसका रुतबा मामूली नहीं था। जब चंद्रपाल ने उस अधेड़ आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, एल्डर सत्येंद्र, आप यहाँ कैसे? तारिका ने उस अधेड़ आदमी को देखकर रुद्र को धीमी आवाज में समझाया, ये आदमी भी हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली का एल्डर है, पर इसका ओहदा बहुत लो है। यहाँ तक कि मेरा ओहदा भी इससे ऊंचा है और यह एल्डर सत्येंद्र मेहमानों की खातिरदारी के लिए जिम्मेदार है। इसे मेहमानों के सामने अपनी धाक जमाना बहुत पसंद है और इसने हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली की साख खराब कर दी है। तारिका की बात सुनकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। एल्डर सत्येंद्र ने चंद्रपाल से घमंड से पूछा, चंद्रपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चंद्रपाल ने रुद्र और बाकी लोगों की तरफ इशारा किया और कहा, एल्डर सत्येंद्र, ये लोग दवा लेने आए हैं। ये बहुत। एल्डर सत्येंद्र गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि अभी बाहर के लोगों को अंदर मत लाना? फिर भी क्यों लाए? क्या तुम सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर निकलना चाहते हो? नितिन ने देखा कि बात बिगड़ रही है तो उसने जल्दी से एल्डर सत्येंद्र को आवाज दी, एल्डर सत्येंद्र, हमें सच में बहुत जरूरत है। एल्डर सत्येंद्र ने घूरते हुए चिल्लाकर कहा, बेचैन होने से क्या फायदा? हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में जरूरी काम चल रहे हैं। सारे एल्डर्स मीटिंग में हैं और उनका मूड तुम सबसे निपटने का बिल्कुल नहीं है। अगर रुक कर इंतजार करना चाहते हो तो रुको, अगर इंतजार नहीं करना चाहते तो अभी जा सकते हो। नितिन ने विनम्रता से पूछा, एल्डर, मेरे पिता की तबीयत बहुत नाजुक है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो शायद वह बच न पाए। क्या आप एक बार के लिए रियायत नहीं कर सकते? रियायत? यह सुनकर एल्डर सत्येंद्र हंसे बिना नहीं रह सका और धीमी आवाज में बोला, इन सभी लोगों को देखो, ये तुम सबसे पहले आए हैं और ये सब यहीं इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए रियायत करूं तो इनका क्या? क्या मुझे उन सबके लिए भी रियायत करनी चाहिए? नितिन अच्छी तरह जानता था कि अगर वो और इंतजार करता रहा तो उसके पिता ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने न चाहते हुए भी एक चेक निकाला और उसे एल्डर सत्येंद्र को देना चाहा। जब एल्डर सत्येंद्र ने नितिन का चेक देखा तो उसके चेहरे पर और भी गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया,
इसका क्या मतलब है? अपनी गंदी दौलत दूर रखो। सेलेस्टियल फ्लावर वैली में हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। नितिन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने जल्दी से एक ब्रोकेड बॉक्स, जरी का डिब्बा निकाला और एल्डर सत्येंद्र से फुसफुसाते हुए पूछा, एल्डर सत्येंद्र, क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है? कहते हुए नितिन ने वह ब्रोकेड बॉक्स सामने खड़े एल्डर सत्येंद्र को थमा दिया। नितिन द्वारा निकाले गए ब्रोकेड बॉक्स को देखकर एल्डर सत्येंद्र के चेहरे पर भी उत्सुकता दिखाई दी। आखिरकार उसे पता नहीं था कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने ब्रोकेड बॉक्स खोलना चुना। जब उसने देखा कि डिब्बे के अंदर एक जेड पेंडेंट जेड का लॉकेट, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि यह जेड पेंडेंट एलिजाबेथन एरा का था, जो बहुत कीमती और दुर्लभ था। नितिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, एल्डर सत्येंद्र, क्या अब आप रियायत कर सकते हैं? भले ही वो सच में वो जेड पेंडेंट लेना चाहता था, पर दुर्भाग्य से उसके आसपास अभी भी बहुत से लोग देख रहे थे। अगर उसने इस तरह वो जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया, तो यह साबित हो जाएगा कि वह आसानी से रिश्वत ले लेता है। इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, सेलेस्टियल फ्लावर वैली में जरूरी काम चल रहे हैं। एल्डर्स का मूड तुम सबसे निपटने का नहीं है, पर तुम कितने बेचैन हो, यह देखकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम यहीं घुटनों के बल बैठ जाओ और इंतजार करो जब तक वैली मास्टर ये न देख ले कि तुम यहां लगातार बैठे हुए हो सकता है तुम्हारी सिंसेरिटी, सच्चाई उन्हें प्रभावित करे और वह तुम्हें वो दे दे जिसकी तुम्हें जरूरत है। एल्डर सत्येंद्र की बात सुनकर नितिन के चेहरे पर हिचकिचाहट आ गई। पूरे समय यही घुटनों के बल बैठना है, लेकिन अंत में उसने माथे पर बल डालकर पूछा, मुझे यहां कितने देर तक घुटनों के बल बैठना होगा? वह बिना किसी भाव के बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितनी देर तक घुटनों के बल बैठना होगा, पर अभी तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है कि तुम घुटनों के बल बैठो और वैली मास्टर को प्रभावित करो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो घुटनों के बल बैठो और वैली मास्टर के बाहर आने का इंतजार करो। अगर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एल्डर सत्येंद्र की बात सुनकर नितिन 2 सेकंड तक वहीं स्थिर खड़ा रहा और फिर हिचकिचाया। आखिरकार नितिन ने ज्यादा नहीं सोचा। वो तुरंत जमीन पर घुटने टेकते हुए बोला, अगर आप मेरे पिता की बीमारी ठीक कर दे, तो अगर आप मुझे 3 दिन तक यही घुटने टेकने को कहें, तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर उसने बिल्कुल देर नहीं की और सीधा जमीन पर घुटने टेक दिए। ये देखकर एल्डर सत्येंद्र शरारती ढंग से मुस्कुराया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बोला। असल में नितिन को सिर्फ एक 100 हर्ब पिल चाहिए थी, जिसे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कोई खास कीमती दवा नहीं माना जाता था। एल्डर सत्येंद्र भी इसे आसानी से दे सकता था, लेकिन एल्डर सत्येंद्र जो अभी कर रहा था वो सिर्फ नितिन को अपमानित करने के लिए था, ताकि वहां मौजूद सभी लोगों को पता चले कि वो किस तरह का आदमी है। उसने सच में घुटने टेक दिए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच घुटने टेकेगा। पता नहीं उसे कितनी देर तक घुटने टेकने पड़ेंगे। लगता है उसमें वाकई पितृभक्ति, फिलियल पाइटी है। ऐसा कम देखने को मिलता है। लोग नितिन की तरफ देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे। जहां तक तारिका की बात है, उसने गुस्से भरे चेहरे से नितिन को देखा। वह सबसे बेहतर जानती थी कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली में ऐसा कोई नियम नहीं था। एल्डर सत्येंद्र साफ तौर पर उसे परेशान कर रहा था। हालांकि वो फिलहाल अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। जब तुमने किसी से कुछ ले लिया है, फिर भी ऐसा बर्ताव करना। यहां तक कि वह व्यक्ति चंद्रपाल, जो रुद्र और बाकियों को अंदर लाया था, उसे भी एल्डर सत्येंद्र का यह बर्ताव बहुत ठलक लगा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रुद्र नितिन के पास गया और धीमी आवाज में बोला, नितिन, तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए। यह आदमी साफ तौर पर तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। रुद्र की बात सुनकर नितिन एक पल के लिए ठिठका और फिर हैरानी भरे अंदाज में पूछा, रुद्र, तुम्हारा क्या मतलब है? ओए बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बकवास करने की? रुद्र की बात सुनते ही एल्डर सत्येंद्र आग बुला हो गया और उस पर चिल्लाया। रुद्र ने उसे ठंडी नजर से देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, उसे सिर्फ एक
100 हर पिल चाहिए, जो तुम्हारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कोई खास कीमती दवा नहीं है। तुमने उसका उपहार ले लिया और अब उसे यहां घुटने टेकने को कह रहे हो। क्या ये सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए उसे शर्मिंदा करना नहीं है? रुद्र की बातें सुनकर एल्डर सत्येंद्र थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। जो लोग सेलेस्टियल फ्लावर वैली को ढूंढ पाते थे वे सब वैली से मदद लेने ही आते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों से डरते थे। रुद्र पहला व्यक्ति था जिसने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। तुम कौन हो? सेलेस्टियल फ्लावर वैली के नियमों से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? एल्डर सत्येंद्र गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया था। आसपास के लोगों को भी लगा कि एल्डर सत्येंद्र का काम गलत है, लेकिन इस समय कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वे फंस न जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली का ऐसा नियम होगा। दवा लेने आने वालों को एल्डर्स को रिश्वत देने के अलावा किसी की मेहरबानी का इंतजार करते हुए यहां घुटने भी टेकने पड़ते हैं। ये हास्यास्पद है। रुद्र ने अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा। तुम? रुद्र की बातों से एल्डर सत्येंद्र हिल गया और फिर वह जोर से चिल्लाया। तुम खुद को समझते क्या हो? सेलेस्टियल फ्लावर वैली सिर्फ सच्चे दिल से दवा मांगने वालों को स्वीकार करती है। फिर भी तुमने हर तरह से मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी हरकत वैली मास्टर को बता सकता हूं। हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली से कुछ भी ले जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी सच में बहुत बड़ी गलती है एल्डर सत्येंद्र का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की। अगर एल्डर सत्येंद्र की महानता न होती तो तुम्हें कब का बाहर निकाल दिया गया होता। तभी एक गुस्से भरे चेहरे वाला युवक चिल्लाया। जानवी के चेहरे पर भी तिरस्कार का भाव आया और उसने सख्ती से कहा, मेरा भाई यहाँ दवा मांगने के लिए घुटने टेक रहा है क्योंकि एल्डर सत्येंद्र ने उसे ये मौका दिया है। यहाँ बकवास मत करो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे भाई को दवा मिलने में असर पड़ा तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? जानवी को रुद्र और तारिका बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और रुद्र का मजाक उड़ाया। ये साफ कर दिया कि वो उसके पक्ष में नहीं है। ये आदमी सच में हद पार कर गया। सेलेस्टियल फ्लावर वैली के एल्डर को भी टक्कर देने की हिम्मत की। हाँ, सेलेस्टियल फ्लावर वैली बाहरी दुनिया की तरह नहीं है। तुम्हारा बाहर कितना भी बड़ा रुतबा हो, यहाँ तुम लापरवाही नहीं कर सकते। अब गया ये काम से। इसे यकीनन दवा नहीं मिलेगी और मुझे शक है कि इसे दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। लोग रुद्र को देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। इस बीच एल्डर सत्येंद्र के चेहरे पर अत्यंत खुशी का भाव था। वह चाहता था कि हर कोई समझे कि उसे नाराज करने का क्या अंजाम होता है। रुद्र को इन लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सीधा नितिन के पास गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नितिन, खड़े हो जाओ। मेरे पास तुम्हें जो चाहिए वो पाने का रास्ता है। मैं जानता हूं कि वो अपना रुतबा दिखा रहा है, पर मुझे इसकी सच्ची में जरूरत है। नितिन ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुमने अब खड़े होने की हिम्मत की तो तुम्हें हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली से कभी कोई दवा नहीं मिलेगी। एल्डर सत्येंद्र ने नितिन को धमकाया। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर क्रूरता का भाव आया और उसने शांति से कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं यह दवा मांगने आया हूं? रुद्र की बात सुनकर हर कोई ठिठक गया। सेलेस्टियल फ्लावर वैली में आने वाले ज्यादातर लोग दवा के लिए ही आते थे। अगर ऐसा नहीं था तो कोई इतनी परेशानी उठाकर यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तक कि एल्डर सत्येंद्र ने भी रुद्र को हैरानी से देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, अगर तुम यहाँ दवा के लिए नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? मैं यहाँ दवा चुराने आया हूं। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। दवा चुराने? एल्डर सत्येंद्र के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आया। फिर वो जोर से चिल्लाया, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में दवा चुराने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम मुसीबत को बुला रहे हो। जाओ अपने वैली मास्टर को बताओ कि रुद्र यहाँ है। रुद्र ने अपनी बात जारी रखी। रुद्र, ये नाम सुनते ही एल्डर सत्येंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम सच में रुद्र हो? हाँ,
मैं रुद्र हूं। उसने हल्के से सिर हिलाया। जहां तक तारिका की बात है, उसने रुद्र को पूरी तरह से टूटी हुई नजर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना उतावला होगा। वो अभी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में दाखिल ही हुआ था और उसने पहले ही अपनी पहचान जाहिर कर दी। जो नितिन अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए था, उसके चेहरे पर भी उलझन का भाव था। वो समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र का नाम सुनते ही एल्डर सत्येंद्र का चेहरा इतना क्यों बदल गया। इस समय सेलेस्टियल फ्लावर वैली के सभी एल्डर्स बुजुर्ग एक साथ जमा थे और रुद्र के मामले से कैसे निपटा जाए, इस पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। भले ही रुद्र की ताकत इन लोगों के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन रुद्र के पीछे खड़ी ईशा एक बहुत बड़ा खतरा थी। आखिरकार ईशा ही वो थी जिसने अशोक को मारा था। इसका सीधा मतलब था कि उसकी ताकत एक प्रोफाउंड रियल्म के योद्धा से भी ज्यादा भयानक थी। वैली मास्टर को छोड़कर सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बाकी एल्डर्स की ताकत ब्लैक रंग से कम थी, जिससे ईशा का मुकाबला करना नामुमकिन था। इसीलिए सेलेस्टियल फ्लावर वैली में इतनी बेचैनी थी। पहले त्यागी परिवार में रुद्र से मिल चुके मिस्टर आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने उस समय की पूरी स्थिति विस्तार से सबको बताई। मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना पेचीदा है। हालांकि वो औरत बेहद खौफनाक है, लेकिन हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में भी कई महारथी हैं। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो जीतने का मौका होना चाहिए। इस पल चांदी जैसे बालों वाले एक बुजुर्ग ने धीरे से अपनी बात रखी। थर्ड एल्डर, आप चीजों को बहुत आसान बना रहे हैं। उस औरत को अशोक की जान की भी परवाह नहीं थी। वो बिना किसी झिझक के मार सकती है। अगर हम सब मिलकर भी लड़े तो भी शायद हम उसका मुकाबला न कर पाए। आखिर कभी कभी बात लोगों की संख्या की नहीं होती। जीत की कोई गारंटी नहीं होती। एक दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। मैं सहमत हूं। उस औरत की ताकत इतनी भयानक है, हमें सोच समझकर योजना बनानी चाहिए। अब और क्या योजना बची है हमारे पास? बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया, फिर आगे कहा, अगर वैली मास्टर अभी एकांत में न होते तो हमें ये सब परेशानी झेलनी ही नहीं पड़ती। हम सीधे वैली मास्टर को उस औरत से निपटने के लिए कह सकते थे। क्या होगा अगर वैली मास्टर भी उसका मुकाबला न कर पाए? इसी पल एक खूबसूरत जवान औरत ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, तो फिर तुम सब क्या सुझाव दे रहे हो? बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और बात जारी रखी। अभी तारिका भी रुद्र के कब्जे में है। अगर हमने जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की तो वो खतरे में पड़ सकती है। क्या आप सब ये समझ रहे हैं? आपको तो बस अपनी शिष्या तारिका की चिंता है। अभी अगर हम कार्रवाई करें भी तो क्या हम उसे बचा पाएंगे? खूबसूरत जवान औरत ने तुरंत पलटवार किया। ठीक है, तो फिर बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने घूरते हुए पूछा। यह मामला तारिका की गलती की वजह से हुआ है। अगर उसने और मिस्टर आदित्यनाथ ने मिलकर रुद्र से निपटने की कोशिश न की होती तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। इसलिए मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि इस मामले को शांत कर दिया जाए। चूंकि रुद्र को जड़ी बूटियां चाहिए, तो क्यों न हम उसे बस जड़ी बूटियां दे दें। जाहिर था जवान औरत ने रुद्र के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की सलाह नहीं दी। तुम बहुत सीधा सोच रही हो। रुद्र को जो भी जड़ी बूटियां चाहिए वे सब उच्चतम गुणवत्ता की है। अगर हम उन्हें ऐसे ही दे देते हैं तो जब हमें और कोई परेशानी आएगी तो हम क्या करेंगे? अगर बाहर के लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सेलेस्टियल फ्लावर वैली को किस नजर से देखेंगे? एल्डर 3 ने कहा। वो अब और परेशान हो रहे थे। मैं सहमत हूं। ऐसे मामलों में हम समझौता नहीं कर सकते। मेरे विचार से हमें सीधे रुद्र को खत्म कर देना चाहिए। उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हम इतनी देर से यहाँ बैठकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। कुछ देर के लिए सेलेस्टियल फ्लावर वैली के एल्डर्स ने एक दूसरे से तकरार करना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर यहाँ मौजूद लोग 2 गुटों में बंट चुके थे। एक गुट का मानना था कि रुद्र के खिलाफ सीधे कार्रवाई करना बेहतर होगा, जबकि दूसरे गुट का मानना था कि रुद्र को जो चाहिए वो देकर स्थिति को शांत करना बेहतर है। हालांकि चूंकि वैली मास्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए वे बहस जारी रखते हुए भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, सब झगड़ा बंद करो। इसी पल
एक बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाकर कहा। बुजुर्ग की दहाड़ सुनकर सबने उनकी ओर देखा। यह बुजुर्ग सेलेस्टियल फ्लावर वैली के ग्रेट एल्डर थे और घाटी में उनका सर्वोच्च पद था। इस समय वैली मास्टर की अनुपस्थिति में हर किसी को उनके निर्देशों का पालन करना ही था। एक पल के लिए सब शांत हो गए। एल्डर, आपका क्या मतलब है? थर्ड एल्डर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह मामला वास्तव में काफी सीधा है। रुद्र ने तारिका का अपहरण किया है और हम निश्चित रूप से इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि केवल हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों के साथ उससे निपटना आसान नहीं होगा। आखिर रुद्र के साथ वाली वो औरत बेहद शक्तिशाली है। ग्रेट एल्डर एक पल के लिए रुके, फिर आगे कहा, वैली मास्टर को शामिल करना भी उचित नहीं है। आखिर वैली मास्टर इतने लंबे समय से सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर नहीं निकले हैं। अगर वो अचानक बस इस छोटे से मामले के लिए सामने आते हैं तो चर्चा का विषय जरूर बनेगा। एल्डर, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? खूबसूरत औरत ने बेचैनी से पूछा। मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम प्रोफाउंड के किसी मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढें जो रुद्र और उस औरत की देखभाल कर सके। इस तरह स्थिति काफी सरल हो जाएगी। ग्रेट एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक प्रोफाउंड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना आसान नहीं है। खूबसूरत औरत ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में इतनी सारी अमृत है और इन वर्षों में मैंने भी कुछ प्रोफाउंड रैंक के मार्शल आर्टिस्टों को जान लिया है। ये लोग मेरा एहसान मानते हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रेट एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे लगता है कि एल्डर की योजना अच्छी है। इस तरह हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। हाँ, हम रुद्र और उस औरत से भी निपट सकते हैं और हमें खुद भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ग्रेट एल्डर की योजना से सहमत हूं। सबने सहमति में सिर हिलाया। ग्रेट एल्डर हल्के से मुस्कुराए और धीरे से बोले, चूंकि सब मेरी राय से सहमत है तो जाओ और अपने जानने वाले प्रोफाउंड रैंक के मार्शल आर्टिस्टों से संपर्क करो और उन्हें ऐसी शर्त पेश करो जो उन्हें संतुष्ट करे। अंत में हम रुद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के समय पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सबने जल्दी से सहमति दी और जाने के लिए उठ खड़े हुए। आखिरकार वे बहुत देर से चर्चा कर रहे थे और अब उन्हें आखिरकार एक समाधान मिल गया था। इन लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही सब जाने की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी दौड़ता हुआ हॉल में आया। एल्डर, बहुत बड़ी बात हो गई है। आदमी ने ग्रेट एल्डर पर चिल्लाया। क्या बात है? आदमी की बात सुनकर वे क्षण भर के लिए हैरान रह गए और उन्होंने भ्रमित भाव से पूछा। वो रुद्र हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में आ गया है। आदमी हकलाया। क्या? ये सुनकर ग्रेट एल्डर अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर भी हैरानी का भाव था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी रुद्र से निपटने के बारे में चर्चा की थी। लेकिन अब वो खुद ही उनकी तरफ स्वेच्छा से आ गया था। ग्रेट एल्डर, अभी आने का रुद्र का क्या मतलब है? एक अधेड़ उम्र के शख्स ने माथे पर बल डालते हुए ग्रेट एल्डर से पूछा। सही कहा। क्या ये रुद्र अकेले ही हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली से लड़ने की सोच रहा है? एक युवा महिला ने भी त्योरी चढ़ाते हुए कहा। ग्रेट एल्डर ने कुछ पल सोचा और फिर उस शख्स से धीरे से पूछा, रुद्र क्या अकेला आया है? यह सुनकर वो शख्स थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, नहीं, वो अकेला नहीं आया। उसके साथ एक महिला भी लग रही है। गया काम से। ग्रेट एल्डर के चेहरे पर मायूसी और घबराहट साफ दिख रही थी। इस वक्त तक मास्टर बाहर नहीं आए थे। अगर रुद्र सच में ईशा मेहता को साथ लेकर आया है तो उनकी घाटी किसी भी हाल में रुद्र और ईशा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। सब लोग घबरा गए। ग्रेट एल्डर, अब क्या करें? घबराओ मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम रुद्र को वही दे देंगे जो उसे चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब वह महिला उसके साथ हो। अगर वो नहीं है तो हम रुद्र को ठिकाने लगाएंगे और फिर किसी को भेजकर उस महिला को भी खत्म करवा देंगे। ग्रेट एल्डर ने ठंडे लहजे में कहा। सबने बेब्सी से ग्रेट एल्डर की ओर देखा। सबके दिल में यह बात थी कि रुद्र अकेले तो आया नहीं होगा। उसने इतनी अकड़ के साथ सेलेस्टियल फ्लावर वैली
में घुसने की हिम्मत की है तो जाहिर है वो मदद लेकर ही आया होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सत्येंद्र को जब रुद्र की असलियत पता चली तो उसकी आंखों में खौफ की एक झलक आई। वो हकलाते हुए बोला, रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में आने की? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता? रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। मिस्टर सत्येंद्र ने रुद्र को देखा और पूछा, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? मैं इसे यहां लाई हूं। तारिका को लगा कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने अपना चश्मा उतारा और अपना खूबसूरत चेहरा सामने कर दिया। मिस्टर सत्येंद्र ने तारिका को और भी डरी हुई नजरों से देखा। वो हकलाया, तारिका, तुमने सेलेस्टियल फ्लावर वैली के साथ गद्दारी की। क्या तुम नहीं जानती कि यह शख्स हमारा दुश्मन है? तुम इसे यहां ले आई। तारिका ने मिस्टर सत्येंद्र को देखा और सफाई दी, अगर मैं इसे यहां नहीं लाती तो ये मुझे मार देता। तुम। मिस्टर सत्येंद्र ने गुस्से से तारिका को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। नितिन और जानवी बड़ी हैरानी से रुद्र को देख रहे थे। इस समय उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। नितिन ने कुछ देर हिचकिचाया और हकलाकर पूछा, रुद्र, ये सब क्या है? क्या मिस तारिका सेलेस्टियल फ्लावर वैली से हैं? हाँ, तारिका सच में सेलेस्टियल फ्लावर वैली से है। मैंने उसे जबरदस्ती यहां आने के लिए मजबूर किया क्योंकि मेरा सेलेस्टियल फ्लावर वैली से निजी हिसाब किताब बाकी है, रुद्र ने शांत भाव से कहा। नितिन ने सदमे भरी नजरों से रुद्र को देखा। इस पल आखिरकार उसे समझ आया कि जब रुद्र ने कहा था कि वो सेलेस्टियल फ्लावर वैली में कुछ निजी मामले निपटाने आ रहा है तो उसका क्या मतलब था। जानवी अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र को घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ग्रेट एल्डर सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बाकी एल्डर्स को लेकर महल से बाहर आए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि ईशा मेहता रुद्र के साथ नहीं है तो उनके चेहरे के भाव एकदम से शांत हो गए। आखिर में ग्रेट एल्डर को असली डर ईशा से था, न कि रुद्र से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र अकेला आएगा। वो सच में सेलेस्टियल फ्लावर वैली को कुछ नहीं समझता, थर्ड एल्डर ने सोचा। रुद्र ने सच में हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली को कम आंका। लेकिन ये अच्छा है, हमें मौका मिल जाएगा रुद्र को खत्म करने का, ग्रेट एल्डर ने दबी आवाज में कहा। युवा महिला ने दोनों की बातचीत सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थर्ड एल्डर आगे बढ़ा और गुस्से भरी आवाज में रुद्र पर चिल्लाया, रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में घुसने की? क्या मेरा यहां स्वागत नहीं? बकवास बंद करो। थर्ड एल्डर ने रुद्र को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि ग्रेट एल्डर ने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से रोक दिया। थर्ड एल्डर, जल्दबाजी मत करो। यह सुनकर थर्ड एल्डर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। ग्रेट एल्डर रुद्र के सामने आए और मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इतनी दूर चलकर इस बार यहां क्यों आए हैं? नितिन ने जब ग्रेट एल्डर और रुद्र के बीच का ये लहजा सुना तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा अविश्वास झलक रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ग्रेट एल्डर रुद्र से इतने पोलाइट, विनम्र क्यों है। रुद्र ने ग्रेट एल्डर को देखा और बिना किसी भाव के कहा, आपकी सेलेस्टियल फ्लावर वैली और त्यागी फैमिली ने मिलकर मुझे फंसाया और मारने की कोशिश की। मैं आपसे इसी का हिसाब लेने आया हूं। हिसाब लेने? ये सुनकर ग्रेट एल्डर हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तो मिस्टर सिंघानिया, आप ये हिसाब कैसे निपटाने की सोच रहे हैं? बस आपकी सेलेस्टियल फ्लावर वैली इन 3 जड़ी बूटियों को ढूंढने में मेरी मदद कर दे और मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। उसके बाद घाटी का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। रुद्र ने बात करते हुए एक नोट निकाला। ग्रेट एल्डर ने रुद्र द्वारा दिए गए नोट को देखा और उनकी आंखों में बेबसी की एक झलक आई। उन्होंने कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे सच में अफसोस है, हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली में वो 3 जड़ी बूटियां नहीं हैं जो आपको चाहिए। इस समय ग्रेट एल्डर को यकीन नहीं था कि ईशा सच में रुद्र के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया था।
ईशा के रुद्र के साथ न आने की पुष्टि होने के बाद ही ग्रेट एल्डर रुद्र पर हमला करने का फैसला करेंगे। नहीं है। रुद्र ने ग्रेट एल्डर की बात सुनकर हल्के से ताना मारा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह फैसला आपका नहीं है कि वे हैं या नहीं। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। आपकी जड़ी बूटियां शायद पहाड़ के पीछे ही रखी होंगी, है ना? रुद्र, हद पार मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली वो जगह नहीं जहां तुम बदतमीजी कर सको। थर्ड एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया। तभी नितिन और जानवी को आखिरकार समझ आया कि रुद्र यहां मुसीबत खड़ी करने आया है। भैया, ये रुद्र कौन है? जानवी ने घबराकर नितिन से पूछा। मुझे नहीं पता, नितिन ने बेबसी से कहा। तो क्या रुद्र हम दोनों को भी फंसाएगा? मैंने तुम्हें तभी कहा था इससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हम बड़ी मुसीबत में हैं, है ना? जानवी ने बेचैनी से बुदबुदाया। नितिन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ठीक उसी समय एक आदमी ग्रेट एल्डर के पास गया। वो झुककर उनके कान में फुसफुसाया, ग्रेट एल्डर, हमने पूरी जांच कर ली है। रुद्र उस औरत को साथ लेकर नहीं आया है, वह तारिका के साथ अकेला ही आया। ग्रेट एल्डर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि रुद्र अकेला आया होगा, इसलिए उन्होंने माथे पर बल डालकर धीमी आवाज में पूछा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? मैंने बाहर की ओर पूरी जांच कर ली है, पर वह औरत कहीं नहीं मिली। और वैसे भी शहर के दरवाजे अभी बंद है, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। उस आदमी ने पूरी गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। ग्रेट एल्डर ने धीरे से सिर हिलाया और वह आदमी पलटकर चला गया। ग्रेट एल्डर ने सिर उठाया और रुद्र की ओर देखा। फिर उन्होंने दबे स्वर में रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे सच में अफसोस है। बाहर के लोगों को सेलेस्टियल फ्लावर वैली के पिछले पहाड़ पर जाने की इजाजत नहीं है। बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर रुद्र का माथा ठनका। फिर उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तो आपका मतलब है कि आप मुझे मुआवजा देने का कोई इरादा नहीं रखते? मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में वो जड़ी बूटियां नहीं हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। ग्रेट एल्डर जरा सा मुस्कुराए। ग्रेट एल्डर, आप इस छोकरे पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब ये खुद चलकर मौत को बुलाने आया है तो बस इस पर हमला करो। थर्ड एल्डर ने आंखें फाड़कर चिल्लाया। सेलेस्टियल फ्लावर वैली के योद्धाओं ने रुद्र को घेर लिया, मानो किसी भी पल हमला करने को तैयार हो। ये नजारा देखकर जानवी थोड़ी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र और सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बीच कैसा झगड़ा है जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। रुद्र ने अपने चारों ओर खड़े योद्धाओं को देखा और तिरस्कार भरे अंदाज में बोला, तुम झिंगाम छली और केकड़े जैसे लोग मुझे हराना चाहते हो? ये तो बस सपना ही है। बेहतर होगा कि तुम्हारा मास्टर बाहर आए। तुम्हारे लिए मास्टर को आने की जरूरत नहीं है। थर्ड एल्डर ने उपेक्षा से चिल्लाया। तारिका ने देखा कि उसके गुरु थर्ड एल्डर शायद रुद्र पर हमला करने की सोच रहे हैं, तो वह तुरंत खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, मास्टर, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तारिका, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें इसे लाने के लिए मजबूर किया गया था। सही समय आने पर मैं मास्टर को समझा दूंगा, लेकिन आज हमें इस लड़के का काम तमाम करना है। थर्ड एल्डर ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर रुद्र की ओर लपके। जैसे ही रुद्र ने थर्ड एल्डर को हमला करते देखा, उसने फौरन हाथ बढ़ाकर एक चीप पिल निकालकर अपने मुंह में डाली और थर्ड एल्डर की ओर दौड़ पड़ा। तारिका ने जब रुद्र को ची रिसीविंग पिल खाते देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। वो धीरे से बुदबुदाई, इसके पास अभी भी ची रिसीविंग पिल कैसे है? क्या यह अपनी ची रिसीविंग पिल पहले ही खत्म नहीं कर चुका था? कहीं ये गोली इसका आखिरी दाव तो नहीं? इस बीच रुद्र थर्ड एल्डर के सामने पहुंच चुका था। धड़ाम! रुद्र की मुट्ठी सीधे थर्ड एल्डर की मुट्ठी से टकराई और थर्ड एल्डर तुरंत हवा में उछलकर दूर जा गिरे। जब जानवी और नितिन ने यह देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऊपर से दुबला पतला दिखने वाला रुद्र इतनी चौंकाने वाली ताकत दिखा सकता है। ग्रेट एल्डर ने यह देखा तो उनका चेहरा भी थोड़ा हैरान था। उन्होंने जल्दी से अपने पास खड़े एल्डर्स को चिल्लाकर कहा, चलो जल्दी करो।
इसने एक ची रिसीविंग पिल ली है, हमें बस तब तक इसे रोके रखना है जब तक इसका असर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, सब सहमत हुए और फिर रुद्र की ओर झपट पड़े। इस पल इन लोगों ने सोचा कि भले ही रुद्र ने एक चीप पिल खाई हो, वो है तो सिर्फ एक रहस्यमयी मिस्टिक क्लास योद्धा। इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले आदमी को लंबे समय तक रोक सकते हैं। जैसे ही इस गोली का असर खत्म होगा, रुद्र एक बैठे शिकार जैसा हो जाएगा। देखते ही देखते सेलेस्टियल फ्लावर वैली के सभी एल्डर्स ने हमला किया और रुद्र को घेर लिया, लगातार उसे बांधे रखा। यह नजारा देखकर सभी को रुद्र के लिए डर लगने लगा। आखिरकार उनकी नजर में सेलेस्टियल फ्लावर वैली के इतने सारे लोगों के लिए अकेले रुद्र से निपटना बहुत आसान था। जल्द ही सबके लगातार हमलों के नीचे रुद्र कमजोर पड़ने लगा। थर्ड एल्डर ने व्यंग्य किया, फिर उसने तिरस्कार से कहा, मैंने सोचा था कि ये रुद्र बहुत काबिल होगा जो अकेले हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में घुसने की हिम्मत कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महज एक गवार आदमी होगा। आज तेरी मौत पक्की है। ये कहकर थर्ड एल्डर ने सीधे रुद्र की छाती पर एक घूंसा मारा। रुद्र 2 कदम पीछे हटा और खुद को संभाला। ये देखकर तारिका थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र आज सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर नहीं जा पाएगा। भले ही रुद्र ने एक गोली खाई हो, पर वह सेलेस्टियल फ्लावर वैली के इन एल्डर्स का सामना नहीं कर पाएगा। रुद्र, तेरे पास और कौन सा आखिरी दाव है? तारिका ने सोचा, पर उसी पल रुद्र ने अचानक सबकी ओर देखा और व्यंग्य करते हुए बोला, तुम बेकार समुद्री जीव मुझे रोकना चाहते हो। यह सच में बहुत ही मजाकिया है। यह कहते हुए रुद्र ने हाथ बढ़ाया और अपने कपड़ों में से एक और चीप पिल निकाली। कहीं वह रुद्र को एक और ची रिसीविंग पिल निकालते देखकर तारिका की आंखों में गहरा सदमा छा गया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। जब तारिका सदमे में थी, रुद्र ने उस ची रिसीविंग पिल को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। जब तारिका ने उसे दूसरी गोली खाते देखा, तो वह समझ गई कि उसका आखिरी दाव क्या था। रुद्र एक साथ 2 गोलियां खाने की योजना बना रहा था। इस तरह उसके शरीर में जमा होने वाली ऊर्जा और भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रुद्र के शरीर को एक बहुत बड़ा बोझ सहना पड़ेगा। आखिरकार ची रिसीविंग पिल खाने के बाद रुद्र का शरीर बहुत अधिक क्यूआई प्राण ऊर्जा सोख लेगा। हालांकि जब ये ऊर्जा रुद्र की नसों में दौड़ेगी तो उसकी नसों पर दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। अगर रुद्र की नसें इस दबाव को सहन नहीं पाई तो रुद्र की नसें पूरी तरह से टूटने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। ग्रेट एल्डर ने जैसे ही रुद्र को दूसरी गोली खाते देखा, उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वो हकलाते हुए बोले, क्या ये रुद्र पागल हो गया है? सबकी नजर में रुद्र का ये व्यवहार सीधे सीधे मौत को बुलावा देने जैसा था। हालांकि रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अब वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अब रुद्र के पास कोई चाल या कोई बड़ा हथियार नहीं बचा था। आखिरी के 3 जड़ी बूटियां हासिल करने के लिए उसे सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहना था। इन सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों से लड़ने का रुद्र के पास अब एक ही रास्ता था, एक और ची रिसीविंग पिल खा लेना। जब दूसरी ची गोली की शक्ति रुद्र के शरीर में घुटी तो वह दर्द से जोर से दहाड़ उठा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में खून एक चौंकाने वाली रफ्तार से दौड़ रहा है, मानो उसके सीने में आग का एक गोला जल उठा हो। ये एक असहनीय, बेहद दर्दनाक एहसास था। मगर रुद्र के पास अपने शरीर के दर्द पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। वह थर्ड एल्डर की ओर झपटा और अपनी मुट्ठी उठाकर थर्ड एल्डर के सिर पर दे मारी। इससे पहले कि थर्ड एल्डर कुछ समझ पाते, उनके शरीर पर जोरदार वार हुआ और वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे। ये सब देखकर जानवी अविश्वास से मुंह खोलकर बोली, रुद्र की ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे हो गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। नितिन हकलाया। सामने के इस दृश्य ने उसे पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया था। उसे लगा कि उसने अभी जो कुछ भी देखा है, उससे ज्यादा चौंकाने वाला इस दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता। थर्ड एल्डर को जमीन पर गिराने के बाद रुद्र रुका नहीं। वह एक खूंखार चीते की तरह सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बाकी बुजुर्गों पर टूट पड़ा। आधे मिनट से भी कम समय में
रुद्र ने 2 और लोगों को हवा में उछाल दिया। ये लोग महज साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे। इस समय के रुद्र के सामने वे टिकने के काबिल ही नहीं थे। इसी बीच एक बुजुर्ग जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने हैरत से चिल्लाकर कहा, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? ग्रेट एल्डर ने माथे पर बल डालते हुए बाकी बुजुर्गों को चिल्लाकर कहा, सब लोग ध्यान से, इससे सीधे मत टकराओ, इसे बस रोके रखने की कोशिश करो। सबने ये सुना तो आखिरकार उन्हें बात समझ आई और वे उससे दूर छिप गए। रुद्र जानता था कि ची रिसीविंग पिल का असर कुछ देर के लिए ही रहेगा, इसलिए वह एक पागल जानवर की तरह हमला करने लगा। जो कोई भी उसके संपर्क में आता, हवा में उछाल दिया जाता। ग्रेट एल्डर ने हकलाते हुए सोचा, मैंने सोचा नहीं था कि रुद्र 2 ची रिसीविंग पिल के असर को भी झेल पाएगा। यह तो यकीन करने लायक नहीं है। तो क्या हुआ अगर 2 ची गोलियां है? आओ, मैं उससे लड़ता हूं। ठीक उसी पल एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दहाड़ लगाई और रुद्र की तरफ झपटा। यह अधेड़ उम्र का आदमी सेलेस्टियल फ्लावर वैली का सबसे ताकतवर बुजुर्ग था। वह पहले से ही गोल्डन क्लास मास्टर था, जो मिस्टिक बनने से बस एक कदम दूर था। इसलिए उसे अपनी ताकत पर अभी भी बहुत भरोसा था। क्रॉस पंच। उस अधेड़ आदमी ने अचानक अपनी मुट्ठी भींची और शरीर की आभा, ऑरा को खींचा। फिर एक भयंकर बाघ की तरह उसने सीधे रुद्र पर वार किया। ग्रेट एल्डर ने यह देखा तो वे सोचे बिना नहीं रह पाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 6th एल्डर का क्रॉस पंच इतने भयानक स्तर तक पहुंच गया होगा। बस यह नहीं पता कि क्या वो रुद्र को चोट पहुंचा पाएगा। चिंता मत करो, मेरा ये मुक्का उसे यकीनन जख्मी कर देगा, 6th एल्डर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। इस बीच सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बाकी सदस्य भी बहुत घबराए हुए थे। वे 6th एल्डर के इंतजार में थे कि वो एक ही मुक्के में रुद्र को दूर फेंक देगा ताकि वे उसे वश में कर सके। अगले ही पल 6th एल्डर की मुट्ठी रुद्र तक पहुंच चुकी थी और रुद्र ने हल्के से एक हरकत की और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसने 6th एल्डर की मुट्ठी पकड़ ली